तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के 5 क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो जितने मैक्सिमम टाइप्स है वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। स्पेशली न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है अपना केमिकल काइनेटिक्स। तो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल हो सकते हैं हमारे 12th बोर्ड्स के लिए, आज हम वो देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर के कवर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले 5-5 क्वेश्चन मतलब कि 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने वही देखो, रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब हमें ROR निकालना है, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, मतलब H2 का हमको क्या निकालना है, पर्टिकुलर रेट पूछ रहा है, तो स्टोइशियोमेट्री इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम रीड करते हैं फिर आगे समझ में आ जाएगा। इफ द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया का रेट हमको गिवन है जो कि है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। एक रिएक्शन हमें दी है जो कि रिएक्शन किसकी है, हेबर्स प्रोसेस की है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया हो रहा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये रिएक्शन का नाम आपको, इस प्रोसेस का नाम आपको याद होना चाहिए, हेबर्स प्रोसेस। क्या नाम है इसका, हेबर्स प्रोसेस। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स हमारे केमिकल काइनेटिक्स में हेबर्स प्रोसेस से ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे स्टोइशियोमेट्री देखे तो एक के पास तो 1 है, हाइड्रोजन के पास 3 है, और हमारे अमोनिया के पास 2 है। डिफरेंट स्टोइशियोमेट्री है। बात समझ में आई? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर बी अगर हम रीड करें, आ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है, सेकंड है। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट इज, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दे अगर हम, तो हमारे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करें अगर हम, तो हमारे रेट पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन को कर दूं डबल तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर मैं कंसंट्रेशन को हाफ कर दूं, रिड्यूस टू हाफ, तो क्या फर्क आएगा। और लास्ट सी पार्ट है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है, ये हमको बताना है। कोई भी 2 पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर नंबर ए से। यहां पे हमें 2 चीजें निकालनी है और एक चीज दी है और रिएक्शन दी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं अपना आंसर स्टार्ट करूंगा रिएक्शन से। रिएक्शन मैंने लिख दी, इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को लिखना है तो सिंपल सी बात है, जो रिएक्टेंट है उनके रेट के आगे आएगा माइनस, और जो प्रोडक्ट है यहां पे विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया लिखेंगे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन, तो आ जाएगा प्लस। अगर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो आएगा माइनस। ये बात समझ में आई या नहीं? इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने कुछ नहीं किया, देखो, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो मैंने रेट का फॉर्मूला लगाया। रेट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता, किसी भी चीज का आपको रेट निकालना है, तो चेंज को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख लूं तो उसी को हम रेट कहते हैं। किसी भी चीज का रेट हो, हम निकाल रहे हैं अपनी रिएक्शन का रेट। रिएक्शन में हमारा चेंज क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन, इसलिए मैंने ये क्लोज ब्रैकेट से यहां पे दिखाया। क्लोज ब्रैकेट का मतलब हमारी केमिस्ट्री में होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का चेंज हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ आई? अगर मेरे को नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखना है तो ये रहा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखना है तो ये रहा। अब यहां पे देखो माइनस है क्योंकि ये दोनों ही रिएक्टेंट्स है। सेकंड पॉइंट, स्टोइशियोमेट्री इसकी 1 है तो यहां पे मैंने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन इसकी स्टोइशियोमेट्री 3 है, तो यहां पे मेरे को दिखाना पड़ेगा 1/3 करके। ठीक है, सिंपल। अगर मैं यहां पे लिखूं प्रोडक्ट के कंपेयर, तो यहां पे आप कर दोगे, हाफ आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें लिखना आ गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन में हमको गिवन है। हमको गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब देखो, यहां पे कहीं भी इस रेट में रिएक्शन की बात नहीं करी है, रिएक्शन की बात नहीं करी है, तो हम स्टोइशियोमेट्री यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टोइशियोमेट्री का काम तभी है जब हम रिएक्शन की बात करें, क्योंकि रिएक्शन का पार्ट है ये स्टोइशियोमेट्री। इस NH3 का कोई पार्ट नहीं है, तो सिर्फ अगर यहां पे बात करिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की, तो हम यहां पे स्टोइशियोमेट्री को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम सिंपली मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखो, ध्यान से देखो, क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन
को ये मान सकता हूं ये तीनों के ही इक्वल है। जितने भी कंपाउंड है रिएक्शन में उन सब के रिस्पेक्ट में मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं। तो हमको गिवन है इंफॉर्मेशन किसकी, अमोनिया की, तो मैं अमोनिया के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है मैं उसके साथ कंपैरिजन कर दूंगा। और आप कंपैरिजन करो अगर तो ये वैल्यू हमें दे रखी है यहां पे 2.5, तो अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इनटू हाफ करना है बस, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, हाफ मैंने लगाया और हाफ करते 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हमारा रेट आ गया रिएक्शन का। और हमें दिया क्या था, अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट हमें दिया था, क्योंकि प्रोडक्ट था तो फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये रिएक्टेंट होता तो क्या करता, डीफॉर्मेशन, ठीक है, डिफॉर्म करता। बात समझ में आ गई। एक और चीज देखो, दो चीज इसने निकालने को बोला था। फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, वो हम निकाल चुके। सेकंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। देखो डिसअपीयरेंस है किसका है, H2 का है, ये भी हमारा पर्टिकुलर रेट है। बात समझ आई, पूरी रिएक्शन का रेट नहीं है। रिएक्शन का रेट नहीं है तो हम स्टोइशियोमेट्री जो कि हाइड्रोजन के केस में 3 थी वो यहां पे यूज नहीं करी। कोई स्टोइशियोमेट्री नहीं है, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। और हम यहां पे जाएं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, इस पूरे का आंसर तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर मैं इसको 3 को यहां पे लेके चला जाऊं तो जो बच जाएगा उसी की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो 3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन जो कि आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4। समझ आया, बहुत सिंपल था। ए पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में कहा था अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन थी। अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं रिएक्टेंट की डबल और हाफ तो क्या फर्क आएगा, देखते हैं बहुत स्पीड में। गिवन है हमें ऑर्डर 2 है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है। रिएक्शन हम मान के चल लेते हैं ए से बी है और इसका रेट लो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इसका ऑर्डर कितना है 2, तो मैं इसकी पावर में 2 लिख दूंगा। बहुत सिंपल है। अभी पहले तो कहा है उसने जो ये कंसंट्रेशन है ये चेंज हो गई है, मतलब पहले ये ए था अब ये ए डैश हो गई है, और ए डैश भी कैसे हो गई है, पहले में जितने था उसके डबल। तो ए डैश की वैल्यू मैंने लिखी है 2a क्योंकि वो डबल हो गई है, और पहले कितनी थी a, अब डबल हो गई है तो 2a। बहुत सिंपल है। इसके बाद देखो आर डैश, आर डैश का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो यहां पे भी मैं ए डैश लगा दूंगा। देखो बहुत सेम, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब मैं ए डैश की जगह पे 2a सिंपली पुट कर दूंगा, तो मेरे को देखो 2 को बाहर ले आऊंगा तो 4 आ गया और हमारा 4 टाइम्स आ गया, क्योंकि बाकी का जो बच गया है के ए स्क्वायर, ये तो मेरा के स्क्वायर तो हमारा क्या था पहले वाला रेट जब हमने कंसेंट्रेशन ए ली थी। अभी हमने 2a ली तो 4 टाइम्स हो गया है रेट पहले वाले से, 4 टाइम्स हो गया है रेट पहले वाले से। बात समझ आई। अगर मैं हाफ कर दूंगा तो यहां से हाफ बाहर आएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो बिकम्स 1/4। अब देखो हाफ किया, ट्रिपल किया, 1/3 टाइम्स किया, कैसा भी आ जाए क्वेश्चन इसी सीरीज में आपको लिख देना है, बहुत सिंपल है। इसके बाद मैं सी पार्ट पे आता हूं, तो हमको डिफरेंस बताना था ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में। देखते हैं, देखो ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी। अब देखो ऑर्डर पहली चीज, हम इसको रिएक्शन अगर कोई लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में लिख लूं 2a + 3b गिव्स 4c, तो यहां पे सिंपली मैं रिएक्शन को देखकर मॉलिक्यूलैरिटी पे तो कमेंट कर सकता हूं, ऑर्डर पे कमेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू है। डायरेक्टली अगर वो सेम रिएक्शन में दोबारा लिखूं 2a + 3b बिकम्स 4c, तो यहां पे मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू हो गई है 5। मैंने कैसे किया, मैंने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट देख लिए, बस कितना है, सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है और ऑर्डर हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। डायरेक्टली हम रिएक्शन को ऑब्जर्व करके ऑर्डर नहीं बता सकते। इसके बाद ऑर्डर कैन बी 0। अब 0 ऑर्डर की रिएक्शन हमको मिल सकती है, लाइक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसमें सनलाइट का हम यूज करते हैं, वो सारी की सारी 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट, कांट बी 0, मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती। कैसा हो सकता है कि कोई भी रिएक्टेंट ही नहीं है, तो रिएक्टेंट ही नहीं है तो वो रिएक्शन ही नहीं है। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सही। मे बी फ्रैक्शन, मतलब ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन में आ सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑलवेज होल नंबर आएगी। ये हमारी डिराइव हो सकती है रेट इक्वेशन से, हम ऑर्डर डायरेक्टली नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेट लो हमें दिया है कि a की पावर 3 b की पावर 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 ऑर्डर।
बात समझ आई? तो हम रेट लो से इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और हमें मॉलिक्युलैरिटी के लिए क्या देखना पड़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये होगी डिराइव फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये हमने 4 पॉइंट्स किए हैं हमको, लेकिन क्वेश्चन में तो 2 ही पॉइंट्स बताने थे, तो जो आपको इजी लगे वो 2 पॉइंट्स कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हमने पूरा का पूरा कर लिया, एक बार देख लेते हैं, सारे पार्ट्स हमने कर लिए। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू मेरे को दी है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल रेट कंसंट्रेशन हमें दिया है ऑफ ए दिस टू दिस, मतलब कंसंट्रेशन चेंज दिया है कहां से कहां तक हुआ है, और हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है और 0 ऑर्डर दिया है, हमको टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द दिस, ये कंसंट्रेशन चेंज होने में हमारी रिएक्शन को कितना टाइम लग रहा होगा। देखो ये पहली बात, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए, ठीक है, ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। अब देखो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हुए जो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होगा, तो पहले 10 मोलर था, ये 0 मोलर था, ये 9 हुआ तो ये 1 हुआ, तो देखोगे तो रिएक्टेंट हमारा क्या करेगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे भी देखो 0.1 से ये 0.075 हो गया, तो यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया। बात समझ में आई? समझ में आई, हमको टाइम निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लो? रेट लो से आप क्या समझते हो, जो हम इतनी देर से लिख रहे हैं, रेट लो के कांस्टेंट आ गया, कोई कंसंट्रेशन की पावर आ गई समथिंग, तो ये जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, रेट लो होता है। रेट लो से हम क्या समझते हैं वो हमको लिखना है। इसके बाद एन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर से हम क्या समझते हैं, ऑर्डर भी हम बहुत रेट लो पे ही जो पावर आ रही है, अब ये रेट लो दिया है तो जो इसकी पावर है इसको ही तो मैं ऑर्डर बोल रहा हूं, तो ऑर्डर को हमें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमें फाइंड करना है ऑर्डर की वैल्यू जब हमें यूनिट्स दी है रेट कांस्टेंट की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं किस तरीके से हम करेंगे। देखो ए में हमको 0 ऑर्डर दिया है, 0 ऑर्डर दिया है, ऑर्डर 0। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, रेट कांस्टेंट की मैंने के की वैल्यू लिख ली। हमें देखो स्टार्टिंग में कितना था कंसंट्रेशन, ए नॉट की वैल्यू दी है, और फाइनली ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया, की वैल्यू दी है, ए नॉट की वैल्यू दी है और ए की वैल्यू दी है। अब देखो हम फॉर्मूला कर रहे हैं यूज, जैसे कि कोई रिएक्शन थी R टू P गई, पहले उसका कंसंट्रेशन था A नोट, फिर हो गया A नोट माइनस KT, तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ KT। तो जो ये A नोट माइनस KT है, ये A नोट तो था हमारा एट टाइम 0 पे, ये हमारा आ गया है एट टाइम T पे, ये KT होगा। तो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन क्या आ रही होगी, A इज इक्वल टू A नोट माइनस KT, और यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। यहां पे हमको सभी चीजों की वैल्यू दी है, देखो 0 ऑर्डर का हमने फॉर्मूला किया है यूज, ए की वैल्यू भी दी है, ए नॉट की वैल्यू भी दी है और के की वैल्यू भी दी है, तो हम टी की वैल्यू नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं। समझ आया? न्यूमेरिकल नंबर ए आपको समझ आ गया। इसके बाद करते हैं आंसर बी। फॉर रिएक्शन दिस, कोई रिएक्शन दी है हमें, ठीक है, हमने मान लिया ये रिएक्शन हमने क्या करी है, लेट करी है। हमें क्या करना था, देखो क्वेश्चन नंबर बी में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, रेट लो के बारे में हमको करना था एक्सप्लेन, और ऑर्डर के बारे में हमें एक्सप्लेन करना था, और हमें यूनिट्स दी थी रेट कांस्टेंट की, तो हमको ऑर्डर बताना था। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो तो स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर बी। एक रिएक्शन मैंने लेट करी है, A + 2B गिव्स C। रेट लो मैंने इस रिएक्शन के लिए लिखा है अल्फा बीटा, क्यों लिखी है पावर, ये AB क्या है, AB है कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, ये किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन है, उनकी सम पावर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेट लो। ये पावर को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल टर्म होती है, तभी मैंने इनकी स्टोइशियोमेट्री कहीं भी यूज नहीं करी है। रेट लो इज एक्सप्रेस्ड इन विच रेट रिएक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये ए बी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, कुछ पावर्स हैं इनकी जो कि है अल्फा और बीटा, which may or may not be same of stoichiometric coefficient, जो कि इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ज्यादातर केसेस में नहीं होती है। द सम ऑफ पावर, अगर मेरे को ऑर्डर, देखो रेट लो तो हमने कर दिया, अब ऑर्डर की बारी करें तो हम सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि अल्फा प्लस बीटा है, वो आ जाएगा हमारा ऑर्डर। देखो आंसर नंबर बी हमने समझ लिया। इसके बाद हमको रेट कांस्टेंट की 1 और 2, देखो 2 यूनिट्स दिए हैं, तो हमको बताना है ऑर्डर कौन सा होगा। तो सिंपल सा एक यूनिट ऑफ के का फॉर कौन से ऑर्डर के लिए, nth के लिए हम देख लेते हैं। देखो कंसंट्रेशन की पावर मैंने लिखी है 1 - n और सेकंड का इनवर्स। ठीक है, एक तो तरीका ये है, ये भी आप याद कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने याद किया वैसे याद कर लो। देखो मोल पर लीटर
मैंने क्या लिखा, मोल पर लीटर, और लिखा सेकंड इनवर्स, इतना याद हुआ, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। अब देखो मोल की पावर क्या है, 1 होगी। अब 1 के आगे लगाना है -n और यहां पे एक बार लगाना है n। आपका बन गया है फॉर्मूला, जो कि देखो इसके इक्वल आ रहा है। बात समझ आई? समझ आई। अगर मैं इस फॉर्मूले में हाँ n की जगह पे 0 पुट करता हूं तो फॉर्मूला आ जाएगा ये। अगर n की जगह पे 2 पुट करता हूं तो यूनिट आ जाएगी हमारी ये। बात समझ आई? तो ये हो गया जीरो ऑर्डर और ये हो गया सेकंड ऑर्डर। हमको सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला कह लो या फिर नॉर्मल यूनिट कह लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 13 हम समझना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमको कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है। फर्स्ट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। सेकंड है हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, फॉर आ केमिकल रिएक्शन, कोई आर से पी एक केमिकल रिएक्शन दी है, वेरिएशन हो रहा है उसमें यहाँ एल एन आर में वर्सेस टाइम में। देखो एक प्लॉट दिया है हमें, इज गिवन बिलो। फॉर दिस रिएक्शन प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ स्लोप। हमें फर्स्ट चीज बतानी है इस ग्राफ के बारे में ऑर्डर, और सेकंड चीज बतानी है स्लोप। देखो ऑर्डर तो हमें ये लोग देखते ही, नेचुरल लॉगरिथम देखते ही हमको समझ आ जाना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि लोग कहां पर आएगा, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाले में आएगा और किसी में लोग नहीं आता। तो लोग आया है तो ऑर्डर तो आ गया फर्स्ट, ये तो इजी था। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो देखो टी है, टी हमारा कौन है, कौन सी एक्सिस पे है, हाँ एक्स पे है। अब देखो हमने साथ में टी के साथ कौन होता है, के होता है, और होता है हमेशा माइनस की टी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं माइनस एम एक्स से, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, मतलब प्लस एम एक्स से। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूले से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के। हम माइनस का मतलब है ये स्लोप कैसी है, डिक्रीजिंग है, और स्लोप की वैल्यू क्या है, के। समझ आया, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखते हैं पहली चीज, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिनका रियलिटी में तो ऑर्डर 1 से ज्यादा है लेकिन बिहेव कर रही है लाइक फर्स्ट ऑर्डर। समझ आ गया? ठीक है, अब रीड करते हैं। द रिएक्शन दैट हैव हायर ऑर्डर फ्रॉम ट्रू रेट लो बट आर फाउंड टू बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल लिखा है, हाँ, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। यहाँ पे लिखा है मैंने मिथाइल एसीटेट, और इसमें अगर मैं वाटर का एडिशन कर दूंगा, हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, तो ये हमको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। रिएक्शन है और ये रिएक्शन हमारी कैसी होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसके बाद हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में मेरे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन थी 10 मोलर, अब ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगी 9 मोलर, 8 मोलर, 7 मोलर। जब ये 5 मोलर बच जाए तो कोई टाइम होगा, देखो एट स्टार्टिंग में तो t इज इक्वल टू 0 पे था 10, तो ये 5 भी तो किसी टाइम पे आएगा। जिस टाइम पे 5 आएगा उस टाइम को हम t हाफ बोलते हैं। स्टार्टिंग कंसंट्रेशन से जब कंसंट्रेशन हाफ रह जाए उस टाइम को हम t हाफ बोलेंगे। देखो टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। एट t इज इक्वल टू 0 थी a नॉट, t इज इक्वल टू t हाफ पे कितनी बच जाएगी, a नॉट बाय 2, जो कि 10 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। अभी हमने देखा 5 को ही हमने t हाफ बोला था। देखो आंसर नंबर बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे लोग था और यहां पे आ गया है माइनस के, ये भी हमने कर लिया था स्लोप के टी। समझ आ गया? समझ आ गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ठीक है भाई, आगे हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन में क्या दिया, देखो दो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दियो, दो टेम्परेचर की वैल्यू दियो, और पूछ ले आपसे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फॉर्मूला भाई याद कर लो। देखो आपको सिर्फ ये याद करना है, EA बाय 2.303 R, ये तीन चीजें याद करनी है बस। EA बाय 2.303 R, इतनी चीज होगी याद। अब देखो यहाँ पे कुछ T1 T2 करके आएगा और माइनस है, यहाँ भी T1 T2 करके आएगा। अगर आपने लोग K2 बाय K1 लिखा है तो 1 यहाँ पर है तो यहाँ भी T1 ही आएगा। अगर आपने लोग K1 बाय K2 लिख देते तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता हमारा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। देखो हमने लिखा है K1 तो यहाँ भी क्या आया, T1। इतनी चीज अगर आपने कर दी तो आप एक्टिवेशन एनर्जी सारी वैल्यूज कर दी मैंने पुट। बाकी देखो R की वैल्यू कई बार बच्चे यहाँ पे गलत पुट कराते हैं।
तो हमें आर की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन क्या है, एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और एनर्जी किस में आएगी, जूल में, और जूल हमको कहां से मिल रहा होगा, के की वैल्यू से नहीं, टेम्परेचर से नहीं, आर से। तो ये वैल्यू हम जूल में लेंगे, जूल में कितनी होती है 8.314। इतनी बात समझ आ गई। तो आगे आपको सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा जो वो जूल पर मोल में आएगा। ये मैंने किलो में, देखो ये आंसर आ रहा है और इसका मैंने डेसिमल 3 आगे शिफ्ट किया, 1 2 3, तो आ जाएगा 182.24 किलो जूल पर मोल। समझ आया? किलो का मतलब 10 की पावर 3, किलो का मतलब 10 की पावर 3। इतनी बात समझ में आ गई है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी है, हाउ मच टाइम, टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है कब, जब वो रिड्यूस हो जाए 1/10 टाइम। देखो जब हमने टी हाफ किया था तो हमने टी हाफ के लिए a0/2 किया था। अब ये कह रहा है टी 1/10 कर दो, तो हम a0/10 कर देंगे, बहुत सिंपल है। समझ आया? समझ आया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट दिया है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, हाफ लाइफ दी है 693 सेकंड, मतलब 693 सेकंड के बाद अपना रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन था वो हाफ रह जाएगा। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। देखो टी हाफ दिया है, टी हाफ का फॉर्मूला हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज कर लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे वहां से, और यहां पे 90% वाले फॉर्मूले में पुट करके हम इस टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ नहीं आया? अभी आ जाएगा। देखो पहले 1/10 वाला कर लेते हैं। देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी थी, टाइम हमको निकालना है, रिएक्टेंट कितना बचे 1/10। देखो फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये आपको याद करना है। देखो मैंने लिखा है KT = 2.303 log A0/A। मैंने आपको बताया कि A की जगह पे हमें क्या रखना है, A0/10। ये सेम फॉर्मूला है, K की वैल्यू हमें दी है, A की वैल्यू हो जाएगी A0/10, टाइम हमको निकालना है सेम फॉर्मूले से। अगर मैं टाइम मेरे को निकालना है, बाकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, A0 से A0 कैंसिल, 10 थर्ड डिवाइड में, ऊपर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 2.303 डिवाइड 60 आ गया है, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 0.0384 सेकेंड टाइम है। टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई। नंबर ए पार्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आंसर बी, आंसर बी में हमको टी हाफ दिया था, टाइम हमको निकालना था, कब का टाइम, जब हमारा A0 था 100 और A बच गया 10, मतलब कि अब ये मैंने कैसे किया है, यहां पे हमें दिया था 90% कंप्लीशन हो जाए रिएक्शन का, 90% कंप्लीशन हो गया, मतलब 90% जो रिएक्टेंट था वो यूज हो गया। 90% रिएक्टेंट कितना हो गया, 100 का 90, तो यहाँ पे A की वैल्यू बच जाएगी 10। अगर मैं A0 को लूं 100, यहाँ पे देखो मैंने खुद से लेट किया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, सिर्फ 90% कंप्लीशन दिया। आप इसको 1000 मान लो, 1000 में से आप 900 माइनस कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप कितना भी मान सकते हो, तो आपका आंसर 100 आ जाएगा। फिर तो सर गलत आ जाएगा, है ना? गलत नहीं आएगा भाई, गलत नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ 1000 आएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, आंसर फिर भी 10 ही आएगा। अभी भी आंसर 10 ही आएगा, ठीक है। आप 1000 ले लो, 10,000 ले लो, 1 करोड़ ले लो, लेकिन आपको 90% रिएक्टेंट को माइनस करना है। मैंने तो सिंपलेस्ट लिया 100 - 90, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। A0 की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू क्या आएगी, टाइम हमें निकालना है, टी हाफ हमें दिया है, टी हाफ का फॉर्मूला मैंने यूज किया, K की वैल्यू यहां से निकाल ली, और यहां पे मैंने K की वैल्यू यूज कर ली, और टाइम की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर दी। A0 की वैल्यू थी 100, A की वैल्यू आ गई 10, और यहां से मैंने कैंसिल करा तो log 10 आ जाएगा 1। तो सिंपली मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहां पे देखो 1 2 3, तो ऊपर भी 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2303 सेकेंड टाइम SI यूनिट सेकंड, तो 2303 सेकंड में ये 90% कंप्लीशन पे रिएक्शन पहुंच जाएगी। समझ में आ गया। और इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो थैंक यू, आपने अगर यहां तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। इसके बाद अगर आपको कंसेप्ट सच में कुछ ना कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप फर्दर नेक्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला है D and F ब्लॉक, अगर आप उसके टॉप 5 क्वेश्चन समझना चाहते हैं इसी तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी तरह कोई स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे कम टाइम में अच्छा स्कोर करना चाहता है तो ये वीडियो शेयर कर देना। ओके, सो यो।